अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर इम्यूनिटी का, जिसके अंदर ए ग्रेन्युलोसाइट्स आ जाते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट मीन्स नन ग्रेन्युलोसाइट मीन्स ग्रेन्यूल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म, मतलब जिन सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते साइटोप्लाज्म के अंदर, उन्हें हम ए ग्रेन्युलोसाइट सेल बोलते हैं। या उसके अलावा जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो किसी डाई या किसी कलर की तरफ सेंसिटिव ना हो, तो उन सेलों को हम ए ग्रेन्युलोसाइट सेल बोलते हैं। बेसिकली मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की परसेंटेज देखी जाए टोटल ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड सेल के अंदर, तो 25 से 50% परसेंटेज जो होती है वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की होती है। और दूसरी बात है वह लार्ज न्यूक्लियस एंड नो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। इनके सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, लार्ज इन साइज़ होता है, बड़ा होता है। और साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर कलर्ड बॉडी ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एब्सेंस होते हैं। अब ये हमारे पास मोनोसाइट की जो है एग्जांपल है, और ये जो है ये लिम्फोसाइट है। उसके अलावा ये बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल ये ग्रेन्युलोसाइट हैं। इन सेल्स की जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर हमें ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। तो उसके अलावा मोनोसाइट लार्जेस्ट ऑफ द वाइट ब्लड सेल से पहले हमने बात की कि पहले जो पार्ट 1 का लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा कि जो ब्लड सेल होते हैं उन ब्लड सेल में जो ल्यूकोसाइट सेल होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। अब उन ल्यूकोसाइट्स के अंदर अगर हम देखें तो जो मोनोसाइट है वो मतलब लार्जेस्ट होता है अदर वाइट ब्लड सेल के कंपैरिजन में। और उसके अलावा एक्टिवली मोटाइल एंड फेगोसाइटिक, और ये एक्टिवली मूवेबल होता है। और उसके अलावा इसके अंदर जो एबिलिटी होती है वो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस की हेल्प से जो है मतलब सेल्स को या फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करता है। फेगोसाइटोसिस बेसिकली द ईटिंग प्रोसेस और इंगल्फमेंट ईटिंग प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। और उसके अलावा सम सर्कुलेट इन द ब्लड अदर माइग्रेट इनटू टिश्यू वेयर दे डेवलप इनटू माइक्रोस्कोप। और जब ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है, माइग्रेट करता है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू की तरफ, तो ये इसकी जो मतलब शेप होती है वो चेंज होती जाती है। और उसके अलावा ये डेवलप हो जाता है फिर या कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेज के अंदर। और इसके अंदर जो प्रोडक्शन होती है वो इंटरल्यूकिन 1 जो केमिकल होता है वो इससे प्रोड्यूस होता है। और ये जो एक काम करता है किस पे, हाइपोथैलेमस पे, जिसकी हेल्प से ये जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज कराता है। और उसके अलावा ये स्टिमुलेट करता है लिवर के अंदर जो ग्लोबुलिन्स होते हैं। ग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, पहले हाइपोथैलेमस को कमांड देते हैं, फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है इन अकॉर्डिंग जब भी कोई मतलब हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है। और दूसरी बात, ये जो मोनोसाइट होते हैं ये क्या करते हैं, जो टी लिम्फोसाइट सेल होते हैं ना उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं। उसके अलावा द मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस सिस्टम, सम मैक्रोफेजेस आर मोबाइल। कुछ मैक्रोफेज जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये मूव कर सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, मतलब किसी एक प्रॉपर आर्गन में रह कर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और उसी एक ही आर्गन को जो है मतलब डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे लैंगरहैंस सेल्स की बात करें, जब ये स्किन में मिलेगा हमें तो इसका नाम होगा लैंगरहैंस। और उसके अलावा जब ये हमें ब्रेन में मिलेगा तो इसका नाम होगा माइक्रोगेलिया। और जब ये हमें लिवर के अंदर मिलेगा तो इसका नाम होगा कुप्फर सेल। और जब ये लंग्स के अंदर पाया जाएगा तो इसका नाम होगा अल्व्यूलर मैक्रोफेज। और उसके अलावा जब ये बून में हमें मिलता है तो तब इसका नाम जो है मतलब ओस्टियोक्लास्ट हो जाता है, सही है। और उसके अलावा लिम्फोसाइट्स जो होते हैं मोनोसाइट की कंपैरिजन में सिमिलर इन साइज होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्जर होता है। और उसके अलावा लिम्फोसाइट सेल डेवलप होते हैं
प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स से। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जैसे हमने पढ़ा था कि ऑल ब्लड सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मेरो। बेसिकली रेड बोन मेरो फाउंड इन एपीफाइसिस रीजन ऑफ द बोन। ओके, और उसके अलावा रेड बोन मेरो के अंदर फिर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल आता है। फिर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है? प्लूरिपोटेंट हर वो सेल प्लूरिपोटेंट कहलाता है जिसके अंदर एबिलिटी हो कि वो खुद से और सेल्स को जनरेट कर सके। और लिम्फोसाइट में ये भी एबिलिटी होती है कि ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर सकता है। और फाउंड ग्रेटर नंबर इन लिम्फोइड टिश्यू, और इसकी जो मैक्सिमम तादाद जो मेजॉरिटी में ये पाए जाते हैं। तो लिम्फोइड टिश्यू जैसे हमने पढ़े थे कि थाइमस ग्लैंड हो गया, स्प्लीन हो गई, लिम्फ नोड हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, तो इन टिश्यूज़ पे इनकी जो मिकदार होती है वो ज़्यादा होती है। अब ये रहा हमारे पास बोन मेरो या फीटल लिवर, सही है। फीटल लिवर बोलते हैं जब अडल्ट स्टेज को कोई पहुंचता है तो बोन मेरो से इनकी प्रोडक्शन होती है, और फीटल स्टेज पे या फीटस स्टेज पे लिवर से इनकी प्रोडक्शन होती है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल मैंने आपको पहले ही बताया कि हर वो सेल प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो खुद से और सेल्स को जनरेट कर सके। फिर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से लिम्फोसाइट स्टेम सेल प्रोड्यूस होता है। फिर लिम्फोसाइट स्टेम सेल से 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रोड्यूस होते हैं, एक बी सेल होता है और एक टी सेल होता है। अब इनके अंदर पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है वो कॉमन होता है, एक होता है अपटो फ्रॉम माइलोब्लास्ट टू माइलोसाइट सेल, ठीक है। अब इनका जो डेवलपमेंट जो लाइन होती है, जो वे होता है, वो कहाँ चेंज होता है? वो होता है जब ये मेच्योरिटी को जाते हैं। फॉर एग्जांपल टी सेल मैच्योर होता है थाइमस में और बी सेल होता है बोन मेरो में। तो इनका जो मतलब डेवलपमेंट वे होता है वो माइलोब्लास्ट से लेके माइलोसाइट तक सेम होता है, और जब ये मेच्योरिटी को जाते हैं तो तभी इनका जो डेवलपमेंटल वे होता है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स ये डायरेक्टली माइक्रोब को या पैथोजन को हिट नहीं करते, डायरेक्टली उसको मतलब किल नहीं करते। और ये किस तरीके से उनको किल करते हैं? ये किल करते हैं स्पेसिफिक जो है मतलब केमिकल रिलीज़ करके। और मैक्सिमम ये जो किल करते हैं बॉडी के अंदर उन सेल्स को या उन पैथोजेंस को जो वायरस से मतलब इन्फेक्टेड होते हो या जिनमें वायरस पाई जाती हो। और ये फेगोसाइटोसिस की हेल्प से उसको किल नहीं करते, बल्कि ये एक स्पेसिफिक परफोरिन केमिकल होता है जो रिलीज़ करता है। और वो परफोरिन क्या करता है? उसी पैथोजन के या इन्फेक्टेड सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो उसके अंदर पोर फॉर्म करता है। जब उसके अंदर पोर प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इनफ्लो ऑफ वाटर होती है, वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और वाटर जब सेल के अंदर बढ़ जाती है वाटर की कंसंट्रेशन, तो सेल स्वेल हो जाता है, और उसी स्वेलिंग कंडीशन के बाद वो सेल रप्चर हो जाता है और बर्स्ट कर देता है। और उसके अलावा नेचुरल किलर सेल ये मैंने आपको बताया, ये परफोरिन है जो इसके मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर है, और ये परफोरिन रिलीज़ करता है वेजिकल्स इसके अंदर सेल के मतलब सरफेस पे जो ये सेल की मेम्ब्रेन है। फिर वहाँ जाके ये क्या करते हैं? पोर फॉर्म करते हैं, और पोर बनने के बाद जो है वाटर मूव करता है सेल के अंदर, सेल स्वेल हो जाता है और फिर बर्स्ट हो जाता है। और उसके अलावा जो प्रोटीन होते हैं वो इन्वेडिंग माइक्रोब्स को या पैथोजेंस को कैसे किल करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है जो ह्यूमरल नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, ह्यूमरल बोलते हैं, जो हमारे मतलब इसके अंदर ह्यूमरल जो होता है बेसिकली वो बी सेल्स, जैसे हमने पढ़े थे कि जो बी सेल्स होते हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर या ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं। कोई भी पैथोजन इन्वेड हो जाता है तो उसको किल कर देते हैं, जैसे बी सेल का मैंने आपको बताया। और अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 20 अक़साम के मुख्तलिफ़ प्रोटीन हैं जो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं, और जो
इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर कोई पैथोजन हमारे पास आ जाता है तो फिर ये क्या करते हैं, एग्रीगेट टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब जो अटैकिंग सिस्टम होता है उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अल्टरनेट, दूसरा होता है क्लासिकल। क्लासिकल में क्या करते हैं, ये एग्रीगेट होके फिर एक जैसे नीडल बनती है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना के डायरेक्ट जाके उसी सेल को हिट करते हैं और उसके अंदर जो है पोर बना देते हैं और उसी पोर के अंदर वाटर फिर एंटर हो जाता है, सेल स्वेल करता है और बरस्ट हो जाता है। और उसके बाद आ जाता है अल्टरनेट जो पाथवे होता है। अल्टरनेट में क्या होता है, अब तकरीबन C1 से C60 इनके अप्रॉक्सीमेटली टाइप्स हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के। तो उसमें क्या होता है, जो C3 होता है मैक्सिमम अल्टरनेट पाथवे में, वो डायरेक्ट आके हिट करता है और उसी सेल के अंदर पोर प्रोड्यूस कर देता है। ये दिखा रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं क्लासिकल वे में कंबाइन होके डायरेक्टली ऐसे हिट करते हैं तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर बन जाता है और उसी पोर से वाटर एंटर होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फिर जो साइटोप्लाज्म है उसमें स्टोर हो जाता है और स्टोर होने के बाद सेल स्वेल हो जाता है और बाद में बर्स्ट हो जाता है। और उसके अलावा डेंड्राइटिक सेल को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहा जाता है। इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि जो जब ये किसी भी पैथोजन को हिट करते हैं, किल करते हैं, तो उसका कोई ना कोई थोड़ा सा टुकड़ा या ऐसे बोलें उसी एंटीजन का कोई ऐसा मतलब मालिक्यूल लेके अपने पास रख लेते हैं कि इन फ्यूचर कोई ऐसा पैथोजन आ जाता है तो ये क्या करते हैं, अपनी सरफेस पे उसी एंटीजन को लेके दिखाते हैं कि भाई अलर्ट हो जाएं, इसी किस्म का कोई पैथोजन, कोई इनिमी हमारी बॉडी के अंदर घुस आया है और ये कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो उसके नतीजे में ये और सेल्स को सिग्नल देता है, जैसे टी सेल्स होते हैं। फिर टी सेल क्या करते हैं, वो एक्टिव होके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब ये इसका रोल मैसेंजर के तौर पे है और ये इनेट और एडेप्टिव दोनों में काम करता है। इनेट होती है वो इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ एडेप्टिव की हो, और एडेप्टिव होती है वो जो हम थ्रो वैक्सीन या उसके अलावा थ्रो इंजेक्शन थ्रो वैक्सीन या किसी मतलब सेकंड पर्सन से लें तो वो एडेप्टिव होती है हमारी। और उसके अलावा डेंड्राइटिक सेल जो होता है प्रेजेंट होता है उन टिश्यूज़ में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में होते हैं, जैसे हमारी स्किन हो गई और उसके अलावा नोज़ हो गया, लंग्स हो गए, ट्रेकिया हो गया, स्टमक हो गया या इंटेस्टाइन हो गया। और उसके अलावा ये वन टाइम एक्टिवेट होते हैं, फिर ये काम करके माइग्रेट कर जाते हैं लिम्फ नोड में। वहाँ जाके ये टी सेल्स और बी सेल्स के साथ क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और अपने शेप को चेंज करके इनेट से फिर एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस में चले जाते हैं। हमारे पास ये जो आपको सेल दिखाई दे रहा है ये बेसिकली डेंड्राइटिक सेल है। और इसको डेंड्राइटिक इसलिए बोल रहे हैं कि जो ये इसकी सरफेस है, इसकी सरफेस पे लार्ज डेंड्राइट्स होते हैं, उसी वजह से हम इसे जो है डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं। थैंक यू। और इंशाल्लाह आगे हम थर्ड पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।